अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। इस वक्त सिचुएशन ये है कि अमेरिका ईरान पर नए हमले कर रहा है, ईरान भी जवाबी वार कर रहा है और जाहिर है जवाब देना ईरान का पूरा हक़ है। और ईरान ने इस वॉर में पहले ही 2 महीने ये साबित कर दिया है कि वो किसी सूरत बैकफुट पे नहीं जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन क्या जन्म ले रही है, ये क्या इस वक्त पूरे गल्फ़ की सिचुएशन बन रही है, इस पूरे रीजन, मैं पूरे एशिया की भी बात कर लूँ, क्या सिचुएशन बन रही है। और इससे बढ़ के पूरी दुनिया में खलबली है कि ये क्या वर्ल्ड वॉर 3 का कोई पेश खैमा है अगर इसको ना रोका गया। पाकिस्तान तमाम फरीक़ैन को ख़ित्ते में एक कशीदगी पर कह रहा है कि अपने मामलात को बेहतर करें, तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें। पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान के ख़ित्ते में कशीदगी कम हो, और पाकिस्तान के साथ दीगर ममालिक भी ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चूँकि अब हमले हो रहे हैं, जंग की एक फिर सूरत हाल बन चुकी है, गल्फ़ देख रहा है कि उसके क्या मामलात होने हैं, चाइना रशिया की खामोशी है, अभी तक पाकिस्तान अपनी कोशिशों में जुड़ा हुआ है। लेकिन इस पूरे रीजन में अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा इस जंग से या शरारत करने वाला मुल्क या साजिशी मुल्क होगा तो वो 2 मौजूद हैं, एक इसराइल और फिर एक उनकी मदरलैंड इंडिया। चूँकि इंडिया ने ख़ुद इसराइल को फ़ादरलैंड के तौर पे तस्लीम किया है तो मदरलैंड इंडिया हो गई और फ़ादरलैंड इसराइल। अब ये सिचुएशन जो बन रही है इस पूरे ख़ित्ते में, ये किस तरफ जाएगी, और जो नई सफ़बंदियों का हम जिक्र कर रहे थे क्या वो मौजूद रहेंगी या फिर कोई टूट के नई सफ़बंदियाँ होंगी। अच्छा, थोड़ा सा रोल नेटो का नज़र आया जब सेक्रेटरी जनरल नेटो ने ये बयान दागा कि ठीक किया अमेरिका ने, ये वक्त था हमले का जवाब। हालांकि नेटो बहुत अरसा खामोश रहा, वो भी तब हुआ जब अमेरिकी सदर वहाँ पर पहुँचे और एक इजलास हुआ नेटो का, उन्होंने तुर्किया की तारीफ़ की और बाकी मुल्कों को कहा कि इन्होंने साथ नहीं दिया। इन सारी सिचुएशंस पर डॉक्टर रिजवान नसीर माहिर आलमी उमूर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सईद रिट साहब माहिर आलमी उमूर हैं, बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। डॉक्टर रिजवान, एक बार फिर हम देख रहे हैं मुसलसल हमलों की गूंज है, एक बार फिर ख़ित्ता जंग की लपेट में है। बेहतर तरीके से मामला तय हो रहे थे, फिर इस नहज पे क्यों पहुँचे और अब क्या सिचुएशन है? अरसलान साहब, अपने प्रोग्राम में मदु करने का बहुत शुक्रिया। एक चीज़ तो वाजे है, वो पूरी दुनिया के सामने है कि अमेरिका के सदर की जो लगामें हैं, जो बागडोर है, वो इसराइल के हाथों में है। और स्टार्टिंग फ्रॉम हिज कैंपेन, इवन एपैक ने जो पैसे डाले थे और कैंपेन में पैसे डाले थे, उन्हें रियलाइज भी करवा दिया गया था कि हमने आपको सपोर्ट किया तो आप ओवल ऑफिस में दाखिल हुए। तो जब इतनी इनसिक्योरिटी या इतना रिलायंस होगा एपैक के ऊपर, अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ वो इजरायली लॉबी जो है, वो यहूदी लॉबी, तो वो इनको घुमाएगी अपनी मर्जी के साथ। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ, आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, उसमें अगर एमओयू साइन हो गया था तो उस एमओयू के अंदर कुछ शराइत थी। उन शराइत में ये भी था कि ईरान रेगुलेट करेगा मुराद ये कि कोई भी ईरान की सिक्योरिटी को थ्रेटन नहीं कर सकती थी चीज। लेकिन अगर वहां पे उन्हें वार्निंग दी जाती है, अगर कोई वायलेशन होती जी डॉक्टर रिजवान, है, तो ये सॉवरेंटी का एक जैसी है, दुनिया में कोई बड़ा या छोटा मुल्क नहीं है। अच्छा, दूसरा जलती पे छिड़का है जो तेल, वो है नेटो का जो अंकारा में एक गैदरिंग होती है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक कॉन्फिडेंस का लेवल आपने देखा होगा, वो बॉडी लैंग्वेज वो जैसे बढ़ गई। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका चाह रहा था किसी ना किसी तरह से नेटो को दोबारा से धकेले अंदर, और उस की अंकारा की साइडलाइन समिट पे बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसमें अमेरिका ने अपना गिला दिया कि हम हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं, आप हमारे साथ नहीं खड़े हुए। लेकिन इसमें अमेरिका को थोड़ी शर्मिंदगी का भी उठाना पड़ा कि बहुत सारे नेटो मेंबर्स ने कहा हमने तो जंग कभी नहीं शुरू की, अमेरिका की हर जंग में नेटो साथ खड़ा होता है। तो मैं ये समझता हूँ इस टाइम अमेरिका के सामने जो चीज है वो ये है कि अगर नेटो नहीं आता, नेटो की डिप्लोमेटिक सपोर्ट नहीं आती, मैं ये समझता हूँ दोबारा से एक एमओयू होगा। 90% तो यही एमओयू होगा जो भी हुआ है। दोबारा से अमेरिका करेगा लेट्स सिट टुगेदर, बिकॉज मैं नहीं समझता कि अमेरिका इस जंग को प्रोलॉन्ग करेगा। अमेरिका के आज भी ग्रैंड स्ट्रेटेजी में चाइना की कंटेनमेंट पहले नंबर पे है। ईरान के साथ अगर वो प्रोलॉन्ग करते हैं तो उन्होंने सबक सीख लिया होगा कि अफगानिस्तान को उन्होंने परेशानी दी, उसके बाद इराक में चले गए, फिर सीरिया में चले गए, फिर लिबिया में चले गए, अब ईरान के ऊपर आ गए। तो अगर यही चलता रहा, अमेरिकन स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं, तो अमेरिका का जो ख्वाब है अमेरिकन
मेंटेनेंस ऑफ हेजमनी का तो मेरे ख्याल है चकनाचूर हो जाएगा। अब अमेरिका वो को ग्रेटर इस चीज अमेरिका को और वाइंड ग्रेटर अप करना इसराइल, ये पड़ेगा। दो ख्वाब रह गए थे और अब ग्रेटर इंडिया एक ख्वाब देख रहा था और लगता यूँ है 3 मुल्क चाहते पूरी दुनिया सिर्फ यही रह जाए, बाकी सब खत्म हो जाए। सईद रिट साहब, अभी बड़ा डॉक्टर रिजवान ने बड़ा डिटेल हमें बताया। मामला ये है, ईरान कहता है जी जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ना करे तो ये कैसे हो सकता है कि MOU कायम रहे। अच्छा, ये हमले जारी हैं, ईरान कह रहा है हम इसका भरपूर जवाब देंगे, हम भी नहीं रुकेंगे, और जाहिर है उनका हक है, ये कैसे हो सकता है वो रुके। अभी MOU हुआ ही है तो चंद दिन नहीं गुजरते टेक्निकल मामलात आगे बढ़ते हैं। इत्तलात थी पाकिस्तान में अरब मीडिया की कि टेक्निकल मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन फिर बैक टू ज़ीरो आ गए। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि देखें 9 यानी जुलाई तक तो ये तय था ना, पहले एग्रीड था कि वो जो रस्मात होंगी, तदफीन होगी, ये सारा कुछ होगा, उसके बाद टास्क प्रोसेस शुरू होंगे। तो आपको ये देखना होगा कि 8 तारीख को ये प्रोसेस शुरू हुआ है, तो कैसे हुआ है उसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। उसमें देखिए जो इंसिडेंट्स हैं वो ज़रा उसको देखने की ज़रूरत है कि पहले क्या हुआ है कि एक कमर्शियल फ़्लाइट्स पे जो है वो जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, सारी फ़्लाइट नहीं, कमर्शियल जो जहाज़ थे जो गुजर रहे थे, उन पे जो है ईरान की तरफ से कुछ मिसाइल दागे गए और उसके जवाब में फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया। अब इस पे दोनों की कन्फ्लिक्टिंग पोजीशन है, लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि हुआ क्या है। यानी बेसिकली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है उस पे ही सारा झगड़ा है ना। उसके 3 राउट हैं। एक राउट है जो कि ईरान की तरफ नादरन राउट, दूसरा है सादरन राउट जो कि ओमान की तरफ, और तीसरा मिडल में है राउट। अब मिडल वाला राउट जो है वो इस जंग के दौरान ईरान ने उसके ऊपर माइंस और दूसरे करके उसको तो बंद कर दिया, इस वजह से वहां से नहीं जाया जा सकता। अब ईरान का जो मौक़िफ़ है वो ये है कि सबको ईरान वाले राउट से ही गुजरना होगा, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट है उसका मकसद ये है कि ईरान बेसिकली अमेरिका ने एग्री किया है ये। अब यही इसी पे सारा मसला है, क्योंकि ये जो बेसिकली जहाज़ जा रहा था वो ओमान वाले राउट, ओमान वाली तरफ से जा रहा था और वहाँ पे उसके ऊपर हमला हुआ, जिसके जवाब में अमेरिका ने हमला किया। अब ये जो प्रॉब्लम है वो किधर है वो भी थोड़ा सा समझा। आज मैंने कोशिश की इसको ज़रा डिटेल से इसके लॉज को भी देखा जाए। तो इसमें देखें तो 2 लॉज हैं जो कि इस पर अप्लाई होते हैं। एक तो जो यानी एक तो जो 1982 का जो UN कन्वेंशन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से, मसला ये है कि नॉर्मली जो हाई सीज़ हैं वो आपके 24 जो नॉटिकल माइल्स के बाद जो है वो होते हैं शुरू हाई सीज़। अब बाकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज समझे जाते हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि सिर्फ जो पीक जो जहाँ पे है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वो 21 नॉटिकल माइल है। तो इसका मकसद है कि 12 ओमान के और 12 ये अपना ईरान के, तो ये 24 बन जाते हैं। तो इस वजह से वो मसला वहाँ पे आ जाता है कि दोनों के बॉर्डर जो है क्लैश कर जाते हैं और वो हाई सी कहीं पे है नहीं। इस वजह से फिर जो है वो इसका ये जो डेफिनेशन है कि भाई किसका कौन सा टेरिटरी है वो एक प्रॉब्लम रहता है। और आपको ये भी पता हो कि ईरान और जो अमेरिका है दोनों इस जो 1982 का जो लॉ है उसके सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन लॉ में जो है वो बेसिकली ये है कि कोई सिग्नेटरी हो या ना हो उसको जो है उसको बाइंडिंग करना होगा। और उस लॉ में ये है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इस राउट जो भी जहाँ से गुजरेगा, ना उस पर कोई रोका जा सकता है, ना उस पर कोई जो है वो टोल लगाया जा सकता है। अच्छा, जो ईरान है वो कहता है कि मैंने क्योंकि ये ट्रीटी साइन नहीं की है इस वजह से मुझ पर ये बाइंडिंग नहीं है। वो 1958 का जो लॉ है उसको समझते हैं कि वो उनके ऊपर बाइंडिंग है। और 1958 का जो लॉ है वो बेसिकली ये कहता है कि इनोसेंट यानी जो ट्रैवल है वो अलाउड है। इनोसेंट का मकसद है कि कमर्शियल जो है वो ईरान भी 1958 को मानता है और कमर्शियल जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्रेड के लिए अलाउ है। और लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये आई ना सईद साहब कि अमेरिका ने जब ईरान ने मामलात को रोका, हमले रोके, तो अमेरिका ने उसको चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उन्होंने एक नया रूट बनाने की कोशिश की, वो आपके सामने उस नए रूट के ऊपर बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ। वो टेम्परेरी रूट था। मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, इस पर भी बात करता हूँ। और अब ईरान भी कह रहा है जी इन हमलों के बाद ख़त्म हो गया ये MOU, अब कुछ और देखेंगे, अगर अमेरिका रुकना चाहता है ठीक, नहीं रुकना चाहता हम तो बदला लेंगे अपने शोहदा का। और ये मामला टेंस से टेंस होते चले जा रहे हैं। दूसरा, फील्ड मार्शल तुर्किया के दौरे पर है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे चूँकि तुर्की भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रुकन है और सारे मैटर में तुर्किया का भी बड़ा अहम रोल है। और फील्ड मार्शल का वहाँ जाना इस टाइम पे बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान अपनी कोशिश जी। डॉक्टर रिजवान अभी बात कर रहे थे सईद रिट साहब, उन्होंने बड़ी हिस्ट्री और बड़ा ज़बरदस्त रूट और ये सारा कुछ डायमेंशन वगैरह में बताई। एक नया रूट भी डिस्कवर करने की कोशिश की गई या बनाने की कोशिश की गई जब अमेरिका ने मेरा ख्याल है चारों तरफ से घेर रखा था, नाकाबंदी की थी, उस वक्त ये सब कुछ हुआ। अब
एक तो ये चीज़ कि अब नाए हुरमज़ अब बिल्कुल मरकज़ है, मरकज़ निगाह है हर चीज़ का, और इसी की वजह से अब इकॉनमी पर प्रेशर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये कि हम देख रहे हैं मुसलसल हमलों में होगा क्या, जंग इस तरह चलती रहेगी, 60 रोज़ पहले भी चलती रही, ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन ईरान ने अमेरिका जैसी सुपर पावर का भुरका ज़रूर निकाल दिया। अरसलान साहब, पहले तो आपके सेकंड पार्ट का जवाब दूं, बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिका की तारीख की सबसे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग वार ये वाली ईरान के ऊपर जो छेड़ी गई जंग यही है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क है, बल्कि मुल्क भी ना कहूँगा, एक पार्टी है, लिकुद पार्टी, जो कि इसराइल के अंदर नेतन्याहू की पार्टी, जिसको फायदा हुआ, इसराइलियों को भी फायदा नहीं हुआ। दूसरी बात आती है कि जंग ऐसे ही चलती रहेगी। मैं कहता हूं बिल्कुल, क्योंकि अगर ये जंग डिसाइसिव होनी होती तो अमेरिका इससे बड़ी देर का खत्म कर चुका होता। इस जंग को डिसाइसिव बना के, फैसला कौन बना के खत्म कर देता। तीसरी बात आ रही है, डॉक्टर सईद साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की और कानून के हवाले दिए। मैं समझता हूँ जिस दुनिया में हम बसते हैं ना, उस दुनिया के कानून जो है ना, वो भी इंसानों ने बनाए हैं, और इंसान बायस्ड भी होते हैं। सबसे बड़ा बायसेस तो आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के अंदर नजर आता है, जहां पे वीटो पावर 5 लोगों को दे दी जाती है, बाकियों को कहा जाता है नहीं जी आपको जरूरत ही नहीं है। ये किसने दी है? ये भी उन्होंने दी है। अब जो कानून का सईद साहब ने जिक्र किया, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहता हूँ उन कवानीन में जो लकूनाज हैं, मैं लकूना ये कह देता हूँ, ईरान एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के तहत टॉल का डिमांड कर रहा था। कानून आज तक नहीं किया कि हम टॉल लेंगे। जब जंग लगा दी गई, इम्पोज कर दी गई, उसके बाद इन्होंने कहा कि हम करेंगे। अब जो सिचुएशन चल रही है इसमें मैं ये कहता हूं, देखिए जिस जहाज पे ईरान ने अटैक किया वो तो अमेरिकी जहाज ही नहीं था। तो अगर वो अमेरिकी जहाज नहीं था तो अमेरिका इस पे रिस्ट्रेंट शो कर सकता था, इस पे थोड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ डिप्लोमेटिक चैनल ओपन करके रिकॉर्ड करवाया जा सकता था कि ईरान को कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि हमारा तो एमओयू है। लेकिन वो तो बिल्कुल तैयार बैठे थे, उन्होंने ऐसी रिटेलिएशन की, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के जो बयानात आते हैं मैं समझता हूं वो तमाम डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को स्वीप असाइड कर देते हैं। मैं कहता हूं सारा का सारा अंडू कर देते हैं। इसमें अमेरिकन करंट प्रेसिडेंट को थोड़ा सा रियलाइज करना पड़ेगा, जंगें जो होती हैं उसमें इंसानों की जानें जाती हैं, लोग सफर करते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। वो तो अपनी ताकत के नशे में चूर नजर आते हैं जब वो बड़ी ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं जिसमें दूसरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, दूसरों के करियर की कोई परवाह नहीं है, उनके फ्यूचर की, उनकी इकोनॉमी की, उनके लोगों की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई परवाह नहीं है। मैं समझता हूं उन्हें यहाँ पे थोड़ा सा जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा। ईरान वंस अगेन मैं समझता हूं अभी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन है। आपने कहा कि आसिम मुनीर साहब उधर हैं तुर्किया में। अभी तुर्किया, कतर, पाकिस्तान ये बिल्कुल एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन वो ब्रिज तभी बन पाएगा जब अमेरिका उसको शेक ना करे। अमेरिका को चाहिए कि जितनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पाकिस्तान कर चुका है, इस पे पाकिस्तान की इस एफर्ट का देखिए ऑनर करना होता है एग्रीमेंट को। हम उस पर तहम्मुल मजाजी भी दिखाते हैं कि जनाब हमें एक चीज नागवार गुजरी है, और डिप्लोमेसी इज ऑलवेज ओपन फॉर एनीथिंग। बिल्कुल ये जो आपने देखा है हुआ वो भी डिप्लोमेटिक एफर्ट से हुआ है। तो एक चीज कहता चलूं, नेतन्याहू इज फेसिंग ट्रायल, नेतन्याहू वांट्स टू बी रेलेवेंट। उसका जो इसराइल के अंदर जो स्टेक्स है पॉलिटिक्स के, उनको रिवाइव रखना चाहते हैं। इस टाइम जो अमेरिका इसराइल के हक में है कि अमेरिका ये जंग लड़ता रहे इसराइल की एमा पे, तो मेरा ख्याल है इसराइल इसमें कामयाब है। इसमें ना ईरान और ना अमेरिका दोनों का कोई फायदा नहीं है। तो मैं वंस अगेन कहूंगा कि क्योंकि ईरान ने तो जंग छेड़ी नहीं, उसने तो डिफेंस किया है, तो अमेरिका को चाहिए इस चीज को वाइंड अप करे, इसको खत्म करे। दुनिया में हर जंग जीती नहीं जाती, जीतनी होती तो आप लेकिन सर वहाँ पर वो मौजूद है ना, वहाँ पर इसराइल, और इसराइल के साथ एक और शरपसंद दिमाग इंडिया मौजूद है। वो कैसे चाहेंगे जंग बंद हो? उनके तो हक में है, ना उनका पैसा लग रहा है, ना उनके वेपन लग रहे हैं। जो कुछ लग रहा है उन्हें सारी सपोर्ट अमेरिका दे रहा है, और अमेरिका खुद लगा रहा है। अमेरिका के अपने अंदर इस पर सवालात खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर रिजवान आपसे पूछूं, क्या सिचुएशन हो सकती है, हम क्या चीज़ देख सकते हैं नियर फ्यूचर में, क्या हो सकता है इस जंग का आगे क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में क्या आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं? कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, चूँकि गल्फ़ को पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रखा है कि भाई तहम्मुल का मुजाहिरा करें। अमेरिका को भी कह रहे हैं, ईरान को भी कह रहे हैं, लेकिन देखिए एक चीज़, जहाँ पर अमेरिकी अड्डे हैं वहाँ से अगर अटैक पहले भी होते रहे हैं तो ईरान करेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें समझ आती है कि वो कहेंगे जी हम अमेरिका जाके तो नहीं मार रहे, लेकिन जहाँ से अमेरिका हमें मार रहा है वहाँ से तो हम मारेंगे। कुछ चीज़ें सारे रीजन को समझनी होगी। अच्छा, की
इस जो कैरेक्टर्स है, पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, रशिया चाइना इनका क्या रोल देख रहे हैं? नई सफबंदी है कोई, या ये सफबंदियां टूट के भी नई होंगी, और फिर क्या फ्यूचर है अभी? अरसलान साहब, बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल किया आपने। देखें, सबसे पहले रशिया और चाइना पे चलते हैं। रशिया तो अभी अपनी यूक्रेन वॉर के साथ बिजी है, और वो वॉर ऐसी प्रोलॉन्ग हुई है कि आए दिन रशिया को भी उसमें प्रॉब्लम हो रही है, यूक्रेन को हो रही है, और पूरे यूरोप को हो रही है। और अगर आपने देखा हो, नेटो समिट में भी यूक्रेन फोकस रहा है, यूक्रेन वॉर, और ये भी हुआ है कि हर एक नेटो मेंबर उसमें स्पेंड करेगा पैसे, अपने 3.5 जीडीपी का था 5% तक, ताकि वो उसके साथ रेलेवेंट रहे और यूरोप की सिक्योरिटी को इंश्योर करें। अब आती है चाइना की बात। देखिए, चाइना बहुत अच्छा मुल्क है, सो फार डिप्लोमेटिकली बहुत एफर्ट्स किए हैं चाइना ने। लेकिन आप वो भी चीज़ देखें, शायद इस नुक्ते को कभी किसी ने देखा नहीं, जब अमेरिका ने अननेसेसरी जंग अफगानिस्तान में छेड़ी और इराक में छेड़ी, वो 20 साल वहां पे फंस के रह गया, तो उसमें चाइना को फायदा हुआ। चाइना उस टाइम बहुत आगे निकल गया, और चाइना की जो कंटेनमेंट अमेरिका ने करनी थी, वो चाइना उसमें से निकल गया। अभी अगर सपोज इस जंग को ये प्रोलॉन्ग हो जाती है, जो कि अल्लाह खैर करे नहीं होगी, हम सबकी दुआएं भी हैं, विश भी है, क्योंकि नुकसान होता है, तो उसमें चाइना को एक तरफ से तो डिप्लोमेटिक वो एक फायदा तो होगा कि चाइना को अमेरिका की जो कंटेनमेंट की स्ट्रेटेजी है इंडो पैसिफिक में, वो खराब नहीं कर सकती। अच्छा, आ जाती है बात कि ये इसके आगे क्या है। देखें, अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है ना मिडिल ईस्ट में, वो मिडिल ईस्ट में है कि इसराइल को सिक्योर करना, और इसराइल के पास ये है कि इसराइल के पास सिर्फ एक थ्रेट जो वो समझता है, जो एक ही मुल्क है जो उसको उसकी हेजमनी को काउंटर कर सकता है, वो है ईरान। तो ईरान को हटाने के लिए जो जंग की थी उन्होंने, वो उनकी मिसकैलकुलेशन होगी। 5 दिन में ये हो जाएगा, वो रजीम चेंज हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो गया। अभी देखें, मैं समझता हूं इसका हल अभी भी एक है कि इसराइल को अमेरिका लगाम डाले, अपने जो $2 बिलियन की इमदाद देता था वो खत्म करे, वो ह्यूमैनिटेरियन इशू पे दे, ह्यूमैनिटेरियन लोग जो वहां पे भूखे हैं गजा के लोग, उनको दे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ गजा पे दे। सर बनना भी चाहिए। दूसरा आप देखिए ना, बोस्निया के अंदर मुसलमानों को जब कत्ल किया गया, खवातीन के साथ इस्मत दरी और सब कुछ हुआ, 8,000 लोगों के कत्ल पे वहां पर फांसी दी गई, उसको मुजरिम करार दिया गया, सब कुछ। इधर 98,000 से ऊपर लोगों को कत्ल कर दिया है नेतन्याहू ने, और किसी के कान पे कुछ जू ही नहीं रेंग रही है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखें, नेतन्याहू तो वॉर क्रिमिनल है, अभी तो वो ताकत के उसमें बैठा हुआ है, और डोनाल्ड ट्रंप उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अभी इसकी हुकूमत खत्म करने होने दें, इसके पीछे जो इसकी अपनी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको ट्रायल करवाएंगे, इसका वो इसको कटहरे में लेके आएंगे, और वो ना लेके आए तो देखें पूरे यूरोप में अभी भी वो फ्लाई नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसके वारंट जारी किए हैं कि उसको अरेस्ट कर लिया जाए। तो इस तरह का बंदा, मैं ये समझता हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए सबक है कि इसराइल जैसा मुल्क, जिसकी अमेरिका ने ऐसा इमेज बिल्डिंग की हुई थी, उसकी असलियत क्या है। ये नहत्ते लोगों को, खवातीन को, बच्चों को इंडिस्क्रिमिनेटली मार रहे हैं। अभी जो भूखा मार रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग हैं जो बेचारे भूख और खाने के लिए अपने घरों में बैठे हुए थे। पहले बॉम्बिंग ऐसी की है, उनके घर तबाह कर दिए हैं, उनको खाने तक के लिए तरस रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है हमारे जो दीगर गल्फ कंट्रीज हैं उनकी भी, कि वो इंश्योर करें कि उनको इमदाद पहुंचती रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान, थैंक यू सो मच। डॉक्टर रिजवान, आपने वक्त निकाला। सईद रेड साहब, थैंक यू सो मच। बड़ी डिटेल डिस्कशन, क्या होने जा रहा है, क्या सफबंदियां हैं, ओरिजिनल सिचुएशन क्या है, बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको बताएंगे 2 अलग अलग केसेस लेकिन एक जैसा मामला। मोनाल केस में भी इस वक्त विफाकी आईनी अदालत ने मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले को कलअदम करार दिया। दूसरी तरफ नस्ला टावर कराची, वहाँ भी यही हुआ है कि विफाकी आईनी अदालत ने सारा मामला पलट के रख दिया। क्यों ऐसा हो रहा है? अब नस्ला टावर 2021 में गिराने शुरू हुआ था, अदालती हुक्म पे कहा गया शहर को उसकी असल हालत में बहाल किया जाए, और फिर बहुत सारी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जो गैर आइनी हैं, गैर कानूनी हैं। अदालत ये कहती है कि ये सूबाई गवर्नमेंट के मामलात हैं, और अब अदालत ने उसको भी कलअदम करार दे दिया उस मामले को। लेकिन वो तो गिर गया, वहाँ के रहने वालों का क्या होगा, उनके पैसे जो थे वो पता नहीं उन्हें मिले नहीं मिले, वो क्या मामला होगा, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून मौजूद हो। जैसे कि मैंने कहा था, नस्ला टावर जो अब मुनज़्ज़म हो चुका है, जिसकी तोड़ दिया गया है, 2018-19 का वो फैसला था, और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद नस्ला टावर को ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, विफाकी आईनी अदालत ने उसके अहकामात भी वापस ले लिए, और मोनाल रेस्टोरेंट जो कि इस्लामाबाद की शान हुआ करता था, लोग आते थे, उसे देखते थे, वहाँ जाते थे, और वहाँ एक पिकनिक पॉइंट ज़रूर
सा बन गया था, एक साइड पे वो मौजूद था और उसके हवाले से भी फैसला आ गया, उसको भी कलअज़म करार दे दिया। अब ये मामला है क्या? चूँकि ये बड़ा आइनी मामला है, तो हमारे साथ मौजूद है अतीकुर रसूल साहब, बड़े सीनियर कानूनदान हैं, माहिर कानून है। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अतीक साहब, पहले ज़रा हम मोनाल वाली अगर बात कर लें, मेट्रोपॉलिटन सिटी, अच्छा फिर काफ़ी अपीलें थी, इतना लंबा आप हम सब जाते थे और बल्कि बाहर से भी दोस्त आते थे तो कहते थे जी दिखा लाएँ हमें। खाली मोनाल रेस्टोरेंट की बात नहीं थी, वो एक इस्लामाबाद की शनाख्त के साथ जुड़ी चीज़ थी। तो बहरहाल उसको उन्होंने मुनज़्ज़म किया, उसके अहकामात जारी। अब ये वफाकी आईनी अदालत उसके बिल्कुल बरक्स फैसले करके उसको कलअज़म करार दे रही। ज़रा इसकी क्या टेक्निकल रीज़न्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, थैंक सो मच। बड़ा इम्पोर्टेंट ये मामला है, चाहे वो नेस्ला टावर का हो, चाहे वो मोनाल रेस्टोरेंट का हो। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन आया है अगेंस्ट द डिसीजन व्हिच हैज बीन ऑर्डर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके बाद जो है, जो ऑब्जर्वेशन थी बेसिकली उनकी, उसको खत्म कर दिया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने। और वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट केस था। उसमें नेस्ला टावर का, अगर आपको याद होगा, 2019-20 में इसके हवाले से जो है वो काफी सारे मामलात जो है वो डिस्कस हुए। बहुत सारी इसमें एग्रीव पार्टी थी। सिंध की गवर्नमेंट जो है वो इसमें काफी एक्टिव नजर। अल्टीमेटली वो नेस्ला टावर जो है वो गिरा दिया गया। लेकिन उसमें एक मामला ये था कि वो एक जो है वो अपील थी, लेकिन उस अपील ने पूरे कराची को और बाद अज़ा पूरे मुल्क में जो ऐसी कंस्ट्रक्शंस थी जिन पर कुछ कानून की वायलेशन का जो है वो इल्जाम था या कुछ तरह के मामलात थे, वो तमाम जो केसेस थे या वो तमाम जो मैटर्स थे वो उस एक अपील की जद में आ गए थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली नेस्ला टावर जो है वो आपके सामने डिमोलिश हो गया। लेकिन ओवरऑल चूंकि सुप्रीम कोर्ट का एट दैट टाइम वो फैसला था, उसकी ऑब्जर्वेशंस थी कि कहीं भी जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई भी है, गैर कानूनी तौर पर जो है वो तामीरात हुई हुई है या इस तरह का कोई मामला है, तो उन तमाम को जो है वो उस फैसले ने अपने साए में ले लिया था। और यही वजह थी कि मोनाल का मामला भी इसी तरह से उसी के जद में आ गया था। अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बहुत सारी चीजें जो है उसमें क्लियर की हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज तो ये 175E जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसके तहत फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के पास जो इख्तियारात थे उन्होंने उसको जो है वो इस्तेमाल किया। फिर उसके अलावा जो अहम मसाइल थे वो जुडिशियल ओवर रीच के थे, उनको भी जो है वो देखा गया। और फिर ये कहा गया कि जो इस तरह की कंस्ट्रक्शंस हैं वो सूबाई जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनको आइन और कानून जो है वो इजाजत देता है, चाहे वो सिंध की जो है वो बॉडीज हो, कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग्स अथॉरिटी हो, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर जो रेलेवेंट अथॉरिटीज हैं, उनको ये इख्तियार उनका था। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के जो रेलेवेंट अपील थी, रेलेवेंट केस था, सिर्फ उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट या अच्छा, मैं चाहूंगा ये दो जुमले जो अभी आपने कहे इसी से रिलेटेड उसी फैसले में से पढ़ के आपको सुनाओ। एक तो ये कि वफाकी आईनी अदालत ये कहती है इसी फैसले को लेकर कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमत का है, अदलिया का नहीं है। दूसरा, अदालतें अपने सामने मौजूद तनाज़े तक महदूद रहें, गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत ना करेंगे। एक अदालत दूसरी अदालत के फैसले पर अपने जो रिमार्क्स हैं वो पेश करे। फैसले में यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेर समाअत मुकदमे से आगे बढ़कर वसी अहकामात जारी किए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट की बुनियाद पर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर मिसमारी के अहकामात नहीं दिए जा सकते। ज़रा हमें कानून की रोशनी में समझाएं, इसका क्या मतलब? देखिए, एक चीज तो ये है कि जो केस सामने था वो किसी एक एग्रीव पार्टी का था या एक प्रॉपर्टी का था या किसी एक मैटर पर था। अगर उसको लेके आप पूरे शहर को और फिर उसके बाद पूरे पाकिस्तान को आप उसकी लपेट में ले लेंगे तो उसका असर डायरेक्ट बहुत सारे लोगों को पड़ेगा। और इसमें फिर नुकसान क्या होगा कि जो कानून है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक मैक्सिम है कि नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं किया जा सकता। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है वो बहरहाल जो है वो फुलफिल करना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके आर्टिकल देखें, राइट टू फेयर ट्रायल है, 4, 9, 24 3 आर्टिकल्स हैं। फिर आर्टिकल 25 जो इक्वालिटी को के साथ ट्रीट करने की बात करता है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं जो हर शहरी को हासिल हैं। अगर किसी एक केस में, किसी एक मामले में आप ऑब्जर्वेशन पूरे पाकिस्तान को दे देंगे और फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो इस तरह से हो जाएगी, तो इट मींस के जो हजारों के हिसाब से लोग हैं वो तो अनहर्ड जो है उनके खिलाफ फैसला आ गया।
उनको तो सुना ही नहीं गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी के खिलाफ फैसला करना चाहते हैं या किसी के खिलाफ आपको कोई मैटर जो है वो सुनना है, तो आप उसकी बात जरूर सुने। आप देखें ये रियासत के मामलात हैं, उसकी अथॉरिटीज कानून के तहत काम कर रही हैं, उनके पास जो इख्तियारात मौजूद हैं वो पहले उनको अमल दरामद करें। अगर उनमें कहीं गैर कानूनी तौर पर उन्होंने अमल दरामद किया, कहीं कोई इलीगैलिटी उन्होंने कमिट की, कहीं अपने इख्तियारात से तजावुज किया, तो वो उसके बाद अल्टीमेटली एक पूरा चेन प्रोसेस है, तब करते कराते यहाँ पर आएगा। ठीक है। अब एक चीज और इसी में जरा इजाफी नोट, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जस्टिस सैयद अरशद हुसैन ने इसी फैसले में इजाफी नोट लिखा। उन्होंने कहा जी कि शहरियों के बुनियादी हुकूक और अवामी सहूलियात का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पार्क्स, खेल के मैदान, ग्रीन बेल्ट, फुटपाथ, साहिल और दीगर अवामी मकामात को कब्ज़ों और तब्दीलियों से महफूज रखा जाए। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी ऑल्टरनेटिवली हुकूमत की ही है। तो उन्होंने वाज़े हुकूमत को भी अहकामात जारी किए। लेकिन सर नस्ला टावर गिर गया, उसके रहने वाले जिन्होंने वहाँ करोड़ों इन्वेस्ट किया था, उनको क्या पता ये ठीक है नहीं है? ये काम तो बनने से पहले होना चाहिए। देखिए ना, यही हमारे यहाँ के मसाइल हैं कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग, 11 मंजिला बिल्डिंग आपने जो है वो खड़ी कर दी कि 1-2 दिन में तो ये खड़ी हुई नहीं। फिर इसके अलावा इसका नक्शा जो पास हुआ, इसमें जो कंस्ट्रक्शन होती रही, आप ये समझ लें कि शहर के दिल में जो है वो एक कितनी बड़ी आपने बिल्डिंग तामीर कर ली, उसमें लोग रहने लगे और साल से जो है वो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की और अपनी जिंदगियां वो गुजार रहे थे वहां पर। तो ये किसी के पता नहीं उन्हें अभी पैसे मिले या नहीं, कई लोगों की नहीं, कुछ भी नहीं तो है। अब वो बस बेचारे, उनके साथ जो होना था वो तो हो गया। एक चीज देखिए, यहाँ पर ये समझनी है कि जो अथॉरिटीज मौजूद हैं, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की सतह पर काम करने वाली हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तमाम लोग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जी रेगुलेटरी अथॉरिटीज मौजूद है, वो इसको रेगुलेट करती हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि कोई किसी का दिल करेगा तो वो खुद ही कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देगा। हर चीज पाकिस्तान के आइन में और उसके बाद जो रेलेवेंट छोटे कवानीन बना दी गए उनमें वाजिया है। अच्छा सर, मोनाल वाले मामले में भी जरा हमें बताएं। वहां भी ये कहा गया है कि CDA मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना तो खत्म हुआ, लेकिन आईनी अदालत ये कहती है मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट अदालती ऑब्जर्वेशंस से मुतासर हुए बगैर करेंगे, जबकि इंतज़ामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रायल कोर्ट जल्द अज जल्द इस मामले को निपटाएं। फिर उन्होंने ज़रा बरहमी का इजहार भी किया अदालत ने। उनका कहना है जी कि बहुत से निकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजर सारी दायर करने पर भी अदालत ने काफ़ी ज़्यादा बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी जज्बाती फैसले नहीं हो सकते। देखिए अरसलान, एक चीज समझ लें कि जो एक जुडिशियल ओवररीच है उसके हवाले से भी यहाँ पर हमें जो है वो चीजें सामने नजर आ रही हैं। दूसरा, एक जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का हम जो है वो जिक्र करते हैं और पढ़ा भी हमने कि एडमिनिस्ट्रेटिव हो या जुडिशियल हो या दीगर जो इदारे हैं, उनकी अपनी अपनी जो है वो पावर्स हैं, सेपरेटली उन्होंने एक्सरसाइज करना है। अब जो उनकी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्राइन है यहाँ पर, उसका भी जो है वो हमें जिक्र इस तरह से मिलता है कि हर एक अथॉरिटी जो कि वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही है, तो उसमें अगर कोई एक दूसरी अथॉरिटी उसमें जाके इंटरवीन करेगी, वहां पर अपना जो है वो इख्तियार इस्तेमाल करेगी, तो उससे मामलात खराब होंगे। अब तमाम चीजों को वाजिया कर दिया गया है और जो बात यह है कि ये फैसला निचली अदालतों को जो है वो उस तरह से मुतासर नहीं करेगा। तो ये कि ये तमाम जो केसेस होंगे वो अपने मेरिट्स पर सुने जाएंगे और अपने मेरिट्स पर जो है वो उनका डिसीजन आएगा। जो किसी की ओनरशिप को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, एविडेंस रिक्वायर्ड है और बाकी तमाम मामलात हैं, उनको उनके मेरिट पर जांचा और परखा जाएगा और इस फैसले से वो प्रेजुडिस नहीं होंगे, उस पर कोई असर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, तमाम के मामलात हैं वो इंडिपेंडेंटली डिटेल हमें बहुत सी चीजें क्लियर की। बहुत शुक्रिया। अतीकुर रसूल साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। कल फिर होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा।